गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में अपना टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स अपन ने देख लिए थे। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें पहला कहा था हमने केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल और इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर वो विद इन द मॉलिक्यूल के एटम्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं तो इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अगर वो अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम्स को बांध के रखता होगा तो देन इट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। लेकिन एक पक्का ध्यान में रखें कि बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल हो या इन बिटवीन मॉलिक्यूल हो, वो बनना है एटम एटम के बीच में ही। ये अपने दिमाग में पक्के रहे। वो एक ही मॉलिक्यूल के एटम हो या अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक ही मॉलिक्यूल के एटम होंगे तो इंट्रा और अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर। सीक्वेंस लिख के दिया था, जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर में मेटेलिक बॉन्डिंग, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। इंटरमॉलिक्यूलर में लिख के दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस एंड वंडरवॉल फोर्सेस। ये सारे तुमको 2 साल तक के नहीं, जिंदगी भर तक काम पड़ते रहेंगे साइंस से रिलेटेड। जब तक आप रहेंगे तब तक तो उसमें से जो मेन बॉन्डिंग है भी देखते, बाकी जैसे जैसे अपने को रिक्वायर्ड लगेगा वैसे वैसे देखेंगे। बट सबसे ज्यादा काम पड़ता है हमें 3 बॉन्डिंग का, एक 4 बॉन्डिंग का काम पड़ता है। उसमें से 3 है इंट्रामॉलिक्यूलर के और एक है इंटरमॉलिक्यूलर का। तो 3 में आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, ये 3 इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक लेयर भी आता है अपने को जब जब मेटेलिक कंपाउंड रहेंगे तब। और इंट्रामॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका बार बार काम पड़ता है। तो पहले अपनी 4 बॉन्डिंग में से आज पहले 3 बॉन्डिंग फिनिश करते, कोवैलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। ओके, तो मैं तीनों साथ में लेता। पहले आयोनिक बॉन्ड, then कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेटिव बॉन्ड। ओके, अब मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा और वो एग्जाम्पल तुम अच्छे से ध्यान में रखना ताकि अपन उसको एक्सप्लेन कर सके। तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देता मैं यहां पे। पहला अनाथ आश्रम का। अब जस्ट यू इमेजिन द पिक्चर ऑफ अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में पहला क्वेश्चन ये है, वहां पे अमीर के बच्चे रहते हैं कि गरीब के बच्चे रहते हैं? यहां से लाइव इंटरेक्शन रही तो हो जाती। तो जैसे इमेजिन किसके बच्चे रहते हैं, अपने आप को क्वेश्चन पूछो। तो ना तो वहां पे गरीब के बच्चे रहते हैं, ना वहां अमीर के रहते हैं। वहां वो बच्चे रहते हैं जिनको अपने पेरेंट्स का पता नहीं होता है, यानी अनाथ बोलते हैं उसको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना उनको पिताजी का पता है ना माता जी का पता है। ओके, अब इस हिसाब से तो ऐसे गरीब यानी अपन बोलेंगे अनाथ बच्चे वहां पे। तो ऐसे में एक कोई अनाथ आश्रम कंसिडर करता हूं। ये कोई एक अनाथ आश्रम है और इसमें कोई एक बच्चा है जो बहुत 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 इंटेलिजेंट है। लेकिन पहले दिन का पहला ही लेक्चर मेरा याद होगा आपको कि आज की दुनिया में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बिना पैसे के आज कुछ भी नहीं कर सकते आज की दुनिया। तुम्हारे पास लाख टैलेंट हो, जो भी हो, बट पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बहुत होनहार बच्चा है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है तो ये पढ़ लिख पाएगा? डेफिनेटली नहीं। यानी इसका मतलब हम हमारे रूटीन एग्जाम्पल के हिसाब से जब जाते हैं
तो रूटीन एग्जांपल के हिसाब से ये हमारे लिए मनी डिफिशिएंट है कि मनी रिच है? डेफिनेटली मनी डेफिशिएंट है, यानी केमिस्ट्री के भाषा में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमारी भाषा में वो गरीब है, वर्स्ट भाषा में वो भिखार चोट है। ओके, अब इसको ये मनी डिफिशिएंट है, गरीब है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? तो 100% ये बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दुनिया में क्या बोलना है अपने को? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटल है कि नॉन मेटल है? तो डेफिनेटली ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। अपने गांवटी भाषा में टेररिस्ट कैरेक्टर है, आतंकवादी कैरेक्टर है। फिलहाल वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन समाज ने अगर अच्छा ट्रीटमेंट दिया तो वो बहुत बड़ा अच्छा इंसान भी बन सकता है, और समाज ने अगर ट्रीटमेंट दिया तो एक नंबर का खूंखार आतंकवादी भी बन सकता है। फिलहाल वो आतंकवादी के मोड पे है, क्योंकि ही डिमांड द मनी। और इसलिए हमारा ये अनाथ आश्रम में का बच्चा एट प्रेजेंट नॉन मेटल करके काम कर रहा है, इट डिमांडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें मालूम है कि हमारी दुनिया में नहीं कुछ तो आज भी 10% लोग अच्छे हैं जिनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता है। तो ऐसी कोई एक नेक इंसान है, मान लो एक बुजुर्ग है जो अपने घर को खा पी के खुश है और थोड़ा फार बैंक बैलेंस है। इस बुजुर्ग को पता चला कि इस आश्रम में एक बहुत होनहार बच्चा है, लेकिन जो पैसे की वजह से पढ़ लिख नहीं पा रहा है। तो जैसे इस नेक इंसान को पता चला, वो स्टेबल हो गए क्या अनस्टेबल हो गए? नेचुरल अनस्टेबल हो गए। और उनको लग रहा है कि भाई अपने पास थोड़ा पास ज्यादा पैसा है तो उसको दे दो, लेकिन डोनेट, बैग बट्टे पे उधार नहीं। तो इनको दया आई। तो ये हमारे लिए कौन हुआ फिर? एक नेक इंसान है, यानी साधु संतों के रोल में है। एंड दैट नेक इंसान एक्ट एज ए मेटल, मीन्स दे आर डोनेटिंग द मनी, मीन्स दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से ये यहां से इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे और यहां से मनी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो ये बुजुर्ग है हमारा, ये पर्टिकुलरली एक नेक इंसान है, और ये हमारा अनाथ बच्चा है। तो अभी यहां पे पैसा किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है? नेक इंसान से बच्चे की तरफ। यहां कोई शेयरिंग है? नो। और इसके मन में कोई ये बद्दी भी नहीं चाहिए कि भाई इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे और फिर अपने सारे काले धंधे अच्छे एक नंबर में कर लेंगे। इस टाइप का एटीट्यूड इस बुजुर्ग का नहीं होना। नो सेल्फिश नेचर एट ऑल, दैट शुड बी टोटली डिवोशन। तो आप यहां पे तो ये बुजुर्ग कौन है हमारे पास? मेटल है, क्योंकि वो दान पुण्य वाला है। ये बच्चा कौन है हमारे लिए? नॉन मेटल है, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाला है। यानी अब ऐसे करते करते इसने डोनेट करते गया, ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। तो क्या इनके बीच में कोई रिश्ता बनेगा? 100% रिश्ता जरूर बनेगा, क्योंकि ये बच्चों को मालूम है कि आज मैं जो कुछ भी हूं इस बुजुर्ग के बदौलत हूं। और इस बुजुर्ग को ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे दान पुण्य से कोई तो भी बच्चा बहुत अच्छे पोजीशन पे गया, मैंने किसी का तो भी भला किया है। तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बना, जिस रिश्ते का नाम है बॉन्ड। अब वो कौन सा रिश्ता है? तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था इसलिए निगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। यानी यहां पे जो रिश्ता बना है दो आयंस के बीच में का बना है, और इसलिए केमिस्ट्री की भाषा में इस रिश्ते का नाम आयोनिक बॉन्ड दिया है। तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन व्हाट? मेटल एंड नॉन मेटल, या पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो जब भी आयोनिक बॉन्ड की अपन बात करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और इन बिटवीन द टू आयंस। अब डेफिनेशन क्या है? तो अपने को यह दिख रहा है, इट इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ one or more valence electron from one atoms to another atom। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देता है, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं देता है जनरली। और इसलिए हमने और एक दो तीन दे सकता है, जैसे सोडियम है तो एक देगा, मैग्नीशियम है दो, एल्यूमिनियम है तो तीन, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इसलिए तो डेफिनेशन लिख डालो आयोनिक बॉन्ड की, राइट ऑन द हेडिंग आयोनिक बॉन्ड and write down the definition. It is defined as the bond formed by, it is defined as the bond formed by
the transfer of one or more valence electrons from one atoms to another atom. It is defined as the bond formed by the transfer of one or more valence electron from one atoms to another atom. Okay. उसके नीचे लिख डालो एक लाइन में कि ionic bond is formed between metals and non-metals. Ionic bond is formed between metals and non-metals, or in between the two ions, ओके चलो, तो एक आयनिक बॉन्ड के बारे में अपन ने डिटेल में बात की। अब कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं होता है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज द मेटल। एंड आयनिक बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देता है यहां पे बिजनेस का है। अब बिजनेस में मान लो कोई ये ए पर्सन है, इसको एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना है। इसकी इच्छा है कि भाई चलो अपन एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करने के लिए मिनिमम मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, और इस बंदे के पास मान लो सिर्फ 50,000 रुपए। तो क्या इंडस्ट्री चालू कर पाएगा? ये डिजायर तो है कि वी हैव टू स्टार्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1 लाख रुपीज, बट ही हैज ओनली 50,000। सो कैन ही स्टार्ट द इंडस्ट्री? नॉट एट ऑल। तो फिर क्या करेंगे? 50,000 रुपए अपने उड़ा देंगे, जानते साले को, अपन चिंता नहीं करना, जाके मस्त एक आधे बार में बैठ जाएगा, 50,000 उड़ा देंगे। इज इट करेक्ट? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उसका डिजायर है इंडस्ट्री लॉन्च करना। तो क्या करेगा? ये 50,000 और लाने की कोशिश करेगा, कहीं से भी, कहीं से लोन लेगा, कहीं से कुछ लेगा, 50,000 लाने की कोशिश करेगा। यानी ये एक्सेप्टिंग नेचर का है कि डोनेटिंग नेचर है? 100% एक्सेप्टिंग नेचर का है। एक्सेप्टिंग यानी मेटल हुआ कि नॉन मेटल हुआ? तो डेफिनेटली इट इज नॉन मेटल, क्योंकि एक्सेप्टिंग है। ऐसा ही दूसरा बंदा लेता बी, और सपोज ये बी की भी सेम डिजायर है कि ही हैज ऑल्सो स्टार्ट ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगेन द कंडीशन सेम, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज, और इसके पास में भी 50,000 रुपए, ऐसा अपन कंसीडर करें। क्यों? तो को का मतलब होता है इक्वल, और वैलेंट का मतलब होता है डेफिशिएंट। दो सेम कमी वालों के बीच में का रिश्ता। को मीन सेम, वैलेंट मीन्स डेफिशिएंट, क्योंकि वैलेंसी का मतलब डेफिशिएंसी बोला था। तो दो सेम कमियां वाले जब साथ में आते हैं तब वहां परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो वही अपन देख रहे। अब यहां पे दो बंदे लिए, ए और बी, दोनों की डिजायर सेम है। ए ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री एंड बी ऑल्सो वांट टू स्टार्ट स्मॉल इंडस्ट्री, but both are not able to start it. तो बी भी हमारा एक्सेप्टिंग नेचर का रहेंगे कि डोनेटिंग? 50,000 उड़ा देगा कि 50,000 लाने की कोशिश करेंगे? तो डेफिनेटली ये भी लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिजायर है उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और इस हिसाब से दोनों भी नॉन मेटल हुए, और नॉन मेटल का खानदानी धंधा क्या है? एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द मनी। तो अब काफी दिन के बाद इन्होंने कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। फिर एक दिन ऐसा पता चला, ए को बी के बारे में पता चला और बी को ए के बारे में पता चला। जब ए को बी के बारे में पता चला, बी को ए के बारे में पता चला, तो जस्ट यू कंसिडर, सपोज ए बी के पास गया। सो नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द कन्वर्सेशन बिटवीन दिस टू।
क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पार्टनर करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनका खानदानी डीएनए कौन सा है, एक्सेप्टिंग का है, पहले निकालने की कोशिश करेगा। तो एड़े बन के पेड़े खाएगा कि ये एक भी बोलेगा कि भाई साहब अब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करने वाले हैं, तो बोलेगा हाँ सुना है कि आपको चालू करने के लिए 1 लाख चाहिए, तो हाँ। तो फिर ये भी सुना है कि आपके पास 85,000 है, 50,000 कम पड़ रहे, तो आप एक काम करते हैं कि ये जो आपके 50,000 है ये मुझे 1 महीने के लिए 20% ब्याज से दे दो, मैं 1 महीने के बाद 20% बढ़ा के आपको वापस करता। तो देगा नहीं, क्योंकि इसको भी इंक्वायरी यही थी, तो ये भी तुरंत बोलेगा कि हाँ भाई साहब मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना, BA को बोलेगा कि आपको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करना है, आपको भी 1 लाख चाहिए, लेकिन आपके पास भी 50,000 कम है, तो आपके 50,000 मुझे सिर्फ 15 दिन के लिए दो, मैं 30% ब्याज देता, क्योंकि दोनों निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये साल भर भी एक दूसरे के घर गए तो कोई किसी को देगा नहीं, फिर आखिरी में समझौता होगा कि ठीक है आप मुझे मत दो, मैं आपको नहीं देता, अपन दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते, इंडस्ट्री लॉन्च करते, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप ले जाओ। ऐसा होगा नहीं, तो प्रॉफिट दोनों को इक्वल आएगा। और इस तरीके से अब इसने 50,000 डाली, इसने 50,000 डाले, और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना ली। अब यहां पे ये बी खुद आया, अपनी वाली लेके आया और अपने लेके आया बीबी बच्चे। अब ये क्या बोलेगा, ये बी बच्चों को बोलेगा देखो बेटा अपने काका की इंडस्ट्री, बोलेगा? डेफिनेटली नहीं बोलेगा, बोलेगा बेटा देखो अपनी इंडस्ट्री। वैसे ही हमारा मान लो ये अपने बीवी बच्चों को लेके आ गया और बोलेंगे बेटा देख काका की इंडस्ट्री, बोलेगा? 100% नहीं, ये बोलेंगे बेटा अपनी इंडस्ट्री। यानी इंडस्ट्री एक है लेकिन दोनों का हक बराबर है, दोनों का क्लेम बराबर है यहां पे, यानी दे आर इक्वली क्लेमिंग, क्योंकि इनका इक्वली कंट्रीब्यूशन है। तो अब यहां वर्ड कौन सा आया, शेयरिंग इक्वल है, शेयरिंग इक्वल है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है। तो इस तरीके से अगर देखा गया तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, और दोनों की डेफिशिएंसी इक्वल है तो इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लो एक के पास 30,000 रहते थे, एक के पास 70,000 रहते थे, तो वो परफेक्ट कोवैलेंट नहीं होता था, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, क्योंकि इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसको बोला जाए शेयरिंग जरूर है पर अनइक्वल शेयरिंग है, और अनइक्वल शेयरिंग रहा तो उस कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इक्वल शेयरिंग रहेगा तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर अनइक्वल शेयरिंग रहता है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे हमारे केमिस्ट्री में 2 कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इफ एग्जैक्टली इक्वल कंट्रीब्यूशन इज देयर, इक्वल शेयरिंग इज देयर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड, एंड इफ अनइक्वल शेयरिंग इज देयर देन इट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इक्वल के लिए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, अनइक्वल के लिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अपन इक्वल का देखते पहले, ओके? सो नाउ आई विल टेक द एग्जांपल। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जो भी कोई शेयरिंग करता हूं उसके बीच। कौन है, तो 2 नॉन मेटल के बीच में ऑलवेज जो बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज कोवैलेंट होता है। एग्जांपल के तौर पर सपोज मैंने यहां क्लोरीन लिया, यहां क्लोरीन लिया, दोनों नॉन मेटल है। Everybody knows how many number of unpaired electron and lone pair of electron are present in the chlorine. All halogen having 1 unpaired electron and 3 lone pair of electron, like this. अब दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कोई किसी को देगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि दोनों एक्सेप्ट करने वाले हैं, दोनों नॉन मेटल है। तो फिर आखिरी में समझौता होगा कि ठीक है एक इलेक्ट्रॉन मैं डालता, एक इलेक्ट्रॉन तू डाल, और ये इलेक्ट्रॉन अपन दोनों इक्वली शेयरिंग करते, लाइक दिस। और तब यहां पे जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इट इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस ने बताया सारे लोन पेयर अनपेयर के कंसेप्ट, और इसके हिसाब से हमने शेयरिंग किया। तो यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में की, एक और ख्याल में रखना, एवरी कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम का रहता है
दूसरा दूसरे एटम का रहता है। ये सब जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं इसका आगे बहुत ज्यादा काम है। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दिखा, एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, वन फ्रॉम दिस एटम एंड वन फ्रॉम अदर एटम। अब इसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी है? ये पेयर्ड है और दोनों के बीच में शेयर्ड है, शेयरिंग दोनों का इक्वल है, और इसलिए बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज शेयर्ड, ऊपर से पेयर, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा? तो ये एक हमारा ध्यान में रखना है। अब डेफिनेशन करना रहा तो अपन आगे करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेता ऑक्सीजन का, ऊपर लेता हूं। तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर है। दोनों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनको दोनों को 2 चाहिए, कोई किसी को देगा नहीं। आखिर में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और तब जाके ये भी इसको शेयर करेगा तो ये भी इसको शेयर करेगा, तब जाके डबल बॉन्ड बनेगा और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पे 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है बिटवीन 2 एटम। ओके, तीसरा एग्जांपल लेता मैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन के पास है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई किसको देगा नहीं, और इसलिए यहां पे ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी 3 कंट्रीब्यूट करेगा, और इस टाइप से ये इक्वली शेयरिंग में रहेंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। यहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, चौबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अब क्या हुआ? इफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, इट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। If 2 pair of electrons shared between 2 atoms, it is called double covalent bond. And if 3 pair of electrons shared between 2 atoms, it is called triple covalent bond. तो आपको यहां पे डेफिनेशन पहले बताता है, पहले सुन लो, बाद में लिखेंगे। What is covalent bond? It is the bond formed by mutual sharing of one or more pairs of valence electron between 2 atoms. जब 1 और मोर पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम ये म्यूचुअली शेयर करते तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज डिफाइंड एज ए बॉन्ड फॉर्म बाय, इट इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बाय mutual sharing of one or more pairs of valence electrons between 2 atoms, valence electrons between 2 atoms to stop. It is defined as the bond formed by mutual sharing of 1 or more pairs of valence electron between the 2 atoms. नीचे लिखो, if one pair of electrons shared between 2 atoms, if one pair of electrons shared between 2 atoms, it is called single covalent bond. It is called single covalent bond. और एग्जाम्पल लिखता दो ऐसे ही, जैसे मैंने लोन पेयर बताया, अनपेयर बताया, जैसे राउंड बताया, पूरा ऐसे कैसे निकालो। हो गया? सेकंड पैराग्राफ करके, इफ 2 pair of electrons shared between 2 atoms
if two pair of electron shared between two atoms, it is called double covalent bond. If two pair of electrons shared between two atoms, it is called double covalent bond. और ये ऑक्सीजन का एग्जांपल लिखा लो ऐसे राउंड करके. हो गया. तीसरा आप लिखो नाइट्रोजन के बारे में. जैसे यहां पे 1 है या 2 है तो उसमें एक ही वर्ड बदलना है, 3 करना है, बाकी सेम. If 3 pair of electrons shared between two atoms, if 3 pair of electrons shared between two atoms, if 3 pair of electrons shared between two atoms, it is called triple covalent bond. तो ये लिखता है. हो गया. वो एग्जाम्पल पूरा वैसा लिख डाल और नीचे लिख डाल. अब कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन covalent bond is formed between two non-metals. Covalent bond is formed between two non-metals, two metalloids. Covalent bond is formed between two non-metal, two metalloid, metalloids and non-metal, metalloids and non-metal, and metalloids and metal. मेटालॉइड दुनिया में किसी के भी साथ बनाए, चाहे किसी के भी साथ बॉन्ड बनाए, चाहे मेटल के साथ बनाए कि नॉन मेटल के साथ बनाए, इट इज ऑलवेज कोवेलेंट. परफेक्ट कोवेलेंट नहीं होता, इट इज अ पोलर कोवेलेंट है. अपन एक ही ख्याल में रखना है, इक्वल शेयरिंग होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और अनइक्वल शेयरिंग हो रहा होगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. बट इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये अपन ने जो लिखा है ये अपने दिमाग में फिट चाहिए. दो नॉन मेटल के बीच में वो चाहे इक्वल हो कि अनइक्वल हो, इक्वल नॉन मेटल होंगे तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और अनइक्वल नॉन मेटल होंगे तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे यहाँ पे मैंने अगर HCl लिया और इधर मैंने ClCl लिया तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके तरफ खींचा जाएगा एंड दैट्स इट विल बी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. बॉन्ड जब तक टूटता नहीं तब तक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आता नहीं, इसलिए पार्शियल है. और यहाँ नो चार्जेस क्योंकि परफेक्ट शेयरिंग है. तो इस तरीके से ख्याल में रखना, इक्वल नॉन मेटल होंगे तो परफेक्ट कोवेलेंट, अनइक्वल नॉन मेटल होंगे तो पोलर कोवेलेंट. और मेटालॉइड किसी के भी साथ बनाए, मेटल के साथ बॉन्ड बनाए कि नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, इट इज अ पोलर कोवेलेंट. ये ट्रिक्स ध्यान में रखना कि मेटालॉइड फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दैट बॉन्ड इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये हो गया दूसरा बॉन्डिंग. अब आता है हमारा तीसरा. कौन सा एग्जाम्पल का के लिए ध्यान में दिया है, आयनिक के लिए अनाथ आश्रम, कोवेलेंट के लिए बिजनेस, और अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट क्यों बोलते हैं अपना, फैमिली बॉन्ड. दैट इज अ फैमिली रिश्ता. तो अभी पहले समझते क्या है क्या नहीं और फिर देखेंगे. अभी भी बताया मैंने, को का मतलब होता है इक्वल, वैलेंट का मतलब कमियां, दो कमियों वाले के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड. अब सामने आया वर्ड कोऑर्डिनेट, तो ये भी अपन इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ रहे हैं, आपकी जनरेशन, तो आपको मालूम है कि हम इंग्लिश में बहुत बार झाड़ते कि प्लीज कोऑर्डिनेट, प्लीज कोऑर्डिनेट यानी हमें मदद कर. तो किसी के मदद से बना हुआ ये बॉन्ड रहेगा. जरूरतें दोनों की भी रहेंगी क्योंकि हम उसी को मदद मांगते हैं जो हमारे पे डिपेंड होता है, और वही हमें जो भी मदद करता है उसकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है. तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलने के बाद कोई तो भी हमें हेल्प करने वाला, किसी के तो भी मदद से बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, किसी के तो भी हेल्प से बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड.
इसलिए इतना धीरे बढ़ा रहा। ये आइडिया एक बार क्लियर हो जाए तो हमें बार बार परेशानी की जरूरत नहीं। इसलिए टोकन वर्ड ख्याल में रखना। अनाथ आश्रम बोला तो आयनिक, बिजनेस बोला तो कोएलेंट, फैमिली बोला तो कोऑर्डिनेट कोएलेंट। अब रहा सवाल फैमिली का, तो हमारे फैमिली का मुखिया कौन होता है? 100% हमारे मोस्टली पापा ही फैमिली के मुखिया रहते हैं। जहां दोनों भी कमाते हैं वहां पे दोनों भी रिस्पॉन्सिबल रहते, बट मुखिया के तौर पे जो हमारे यहां पे मान्यता है वो किसको है? पापा को। तो मान लो घर में कमाने वाले अकेले ही है। अब यहां पे ये बच्चे हैं या बीवी है, ये जो भी है, अब ये मनी डेफिशिएंट है कि मनी रिच है? अगर बीवी जॉब करती नहीं तो कोई बात कर रहा, तो डेफिशिएंट है। इनके पास पैसे कहां से आएंगे? हवा से थोड़ी आएंगे। इसके पास पैसे कहां से आएंगे? हवा से थोड़ी आएंगे। लेकिन जैसे हमें कॉलेज की फीस भरना है, कुछ परचेस करना है, तो हमारे पास पैसे है नहीं, तो कहां भीख मांगने जाते अपन? पापा के पास। ऐसा है कि आपने पिछले जन्म में कमा के पापा पे पैसे रखे और इस जन्म में मांग रहे, ऐसा कुछ है? नहीं। अब पापा ने हाँ बोला तो मिलेगा, ना बोला तो ना मिलेगा। अरे घर में अगर हम बात करते फैमिली की, तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ अकेले का है, यानी कमाने वाला सिर्फ अकेला है। लेकिन शेयरिंग करने वाले बहुत सारे, मम्मी भी उसी में से शेयरिंग कर रही है, बच्चे भी उसी में से शेयरिंग कर रहे, पापा भी उसी में से शेयरिंग कर रहे, यानी कंट्रीब्यूशन एक का लेकिन शेयरिंग सबका। तो हर एक बॉन्ड में अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन लगते, मैंने कहा कोवेलेंट बोलने का 2 इलेक्ट्रॉन लगते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? क्या इसमें एक बच्चे का और एक पापा का होगा? नहीं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? पापा के हैं, लेकिन शेयरिंग वो दोनों कर रहे। कंट्रीब्यूशन एक का है लेकिन शेयरिंग दोनों कर रहे। जो पापा ने पैसे कमा के लगा वो भी यूज कर रहे हैं, बच्चे भी यूज कर रहे हैं, बीबी भी यूज कर रहे, सब यूज कर रहे घर में। और ऐसे तौर पे अगर पापा ने बोल दिया कि कोई किसी को कुछ पैसे मिलेगा नहीं, पापा ने मदद करना बंद कर दिया, रिश्ता ही नहीं रहेगा वहां पे। और इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलने के बाद ये डेफिशिएंट है कि रिच है? डेफिशिएंट है। ये डेफिशिएंट है और ये सारे पॉजिटिवली चार्ज, और ये अकेला हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है। ये आयन नहीं है, ये मेन रिच एलिमेंट है जिसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। और ये 2 हमारे डेफिशिएंट है जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसलिए एक डेफिशिएंट होता है नहीं, जिसको अपन कैटायन बोलते हैं, और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पेयर के पेयर इनको टेम्पररी बेसिस पे उधार देता है, क्योंकि हमने लोन का मतलब ही बोला था टेम्पररी उधार देना। और जैसे ही इसको पेयर के पेयर उधार दी, जैसे ही काम हो गया उनसे वो वापस लेता है। अब कब वापस लेता है? तो बुढ़ापे में। अभी जवानी में देगा तो बुढ़ापे में बच्चा माँ बाप के लिए करेगा। अभी अगर दिया नहीं तो बुढ़ापे में मांगने का सवाल ही नहीं। अगर अभी इसने दिया नहीं, बुढ़ापे में बोला बेटा 10 रुपए देना, सीधे बोलेगा क्यों, मेरे को आपने दिया था। इस गिव एंड टेक पॉलिसी जो हमारे लाइफ में होता है वही सारा इसमें होता है, सिर्फ वर्डिंग्स अलग अलग है। और इस तरीके से दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन forming the bond is contributed by only one atom but shared by both the atom. Such type of bond is called coordinate covalent bond, and it is formed between the neutral molecule, इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंट्रल एटम एट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड कैटायन। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन व्हाट? कैटायन and the neutral molecule having the central atom with lone pair of electron. तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को टेम्पररी बेसिस पे डोनेट करता है, बाद में वापस लेता है। सो दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो हमारे फैमिली के लिए परफेक्ट है। घर में बीबी बच्चे सारे कैटायन है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हमारे घर का न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक ही है, जो है हमारे पापा, जो रिच है, और उनकी ही मदद से पूरी फैमिली चलती है। अगर उन्होंने मदद बंद कर दी तो फैमिली विल बी डिस्ट्रॉय। तो इस तरीके से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को लिखते अपन। एग्जांपल साइंटिफिक बता देता पहले। सपोज मैंने यहां पे अमोनिया लिया, अब इस अमोनिया के पास देखे तो हमें अमोनिया भी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले नाइट्रोजन निकालेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
यहां पे 3 हाइड्रोजन आके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने, ये वाला है, दूसरा और तीसरा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन का एक है। अब यहां पे तो अभी नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट, 3 बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्टेट कंप्लीट रहता था, जैसे मैं यहां पे CH4 लेता था, तो ये हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन अपने पहले कहा कोवेलेंट में, तो ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल having the central atom with 1 lone pair of electron, at least 1 lone pair of electron is very essential. So हर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, only those neutral molecule form the coordinate covalent bond which having at least 1 lone pair of electron on central atom. Okay, इसलिए CH4 नहीं करेगा but this. अब यहां पे हमारे आ गए H+. एक और बात तुमको थोड़ी सी बता देता इसके पहले, जो हमें बार बार काम पड़ेंगी। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन की बात अभी निकली, इसलिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1 अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल। अब ये बंदे को बनना किसके जैसे? हेलियम के जैसे। तो हेलियम के जैसे बनना थी, डिमांड 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा हाइड्रोजन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके जैसे बनना है? हेलियम के जैसे बनना है। एक तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, हमारे केमिस्ट्री में 3 मेटालाइट बताया था, हालांकि नॉन मेटल में है, लेकिन अपन ने मेटालाइट में डाला था, वो दे भी सकता ले भी सकता करके। ओरिजिनली हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन, इन तीनों को मैंने कहा था ये बिन पेंदे के लोटे होते, जिधर दम उधर हम मांगा दे दिया, दिया ले लेना, और इसलिए हमने उनको मेटालाइट के कैरेक्टर में रखा। हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन प्योरली नॉन मेटल में कंसीडर होते, सिलिकॉन इज मेटालाइट में होता है। अब यहां पे इसकी एक ही इच्छा थी, सुबह उठा, नहाया धोया, बैठा मस्त है कि चलो आज 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपन हेलियम जैसे बन के हेलियम के घर के सामने डांस करते। लेकिन इसका बदनसीबी कोई तो भी एक आधा लुटेरा आया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जिस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन तो उसके पास रहता ही नहीं पहले से ही। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, इट डोंट हैव ए न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई तो भी लेके भाग गया, तो न्यूक्लियस में का प्रोटॉन एक्सेस हो गया और इसलिए पॉजिटिव आया। और इसलिए H+ आयंस को प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि इस H+ आयंस के न्यूक्लियस के अंदर ना तो न्यूट्रॉन है, ना आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन है, उसके न्यूक्लियस में अकेला प्रोटॉन है, और इसलिए H+ आयंस इज ऑलवेज नोन एज प्रोटॉन। सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को प्रोटॉन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। या हाइड्रोजन एक ऐसा स्पीसीज है जिसके न्यूक्लियस में पहले से न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन था वो कोई तो भी लेके चला गया, अब न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन बचा है। सो H+ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटॉन, रिमेंबर दैट। अब इसकी इच्छा मर गई कि उठती है? 100% इच्छा तो कभी मरती नहीं। पहले भी सपना देखा था हेलियम जैसे बनने का, अब भी हेलियम जैसे बनने का सपना है, लेकिन अब क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी बढ़ गई उस सपने की कि कम हो गई? यानी अब वो चिड़ा हुआ है, और उसको पहले 1 इलेक्ट्रॉन था तो थोड़ा सा रिलैक्स था कि भाई चलो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हेलियम जैसे बन जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन कोई तो भी लेके भाग गया। अब उसको कितने की डिमांड होगी? 2 की। पहले 1 थी जब ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन था, जो लेके भाग गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो हेलियम जैसे बनेगा। अब यहां ध्यान में रखना, 1 पॉजिटिव साइन इंडिकेट द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बट डिमांडिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। Every positively signed species demanding pair of electron। इसलिए समझा रहा है क्योंकि हमारा बेसिक पक्का होना चाहिए कि कौन से साइन का मतलब हमें क्या लेना है। तो वंस अगेन, हाइड्रोजन के पास हमने कहा था 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कोई तो भी लेके भाग गया, इसलिए 1 प्रोटॉन बचे, इसलिए H+ लिखा। जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी हेलियम के जैसे बनने के लिए, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब डिमांड हुई 2 की। तब अपन बार बार इतना डिटेल नहीं पड़ेगा, अब इसका मीनिंग हमें देखना है। 1 पॉजिटिव साइन इंडिकेट द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव साइन इंडिकेट द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव साइन इंडिकेट द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। बट 1 पॉजिटिव साइन इंडिकेटिंग द डिमांड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 positive sign indicate the demand of 2 pair of electron,
3 पॉझिटिव्ह एंड इंडिकेट द डिमांड ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो बैच समित वापस मांगते हैं। और इसीलिए जब मैंने यहां लिखा H प्लस, तो ये बता रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन अब वो कितने मांग रहा है? पेयर। और इस तरीके से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाती है। तो दिस इज ए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द बॉन्ड are contributed by only one atom but shared by both the atom. This is known as coordinate covalent bond or dative bond. ये बचे हुए जो 3 बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट नहीं, इट्स अ प्योर कोवैलेंट, क्योंकि इक्वल शेयरिंग है यहाँ पे या अनइक्वल शेयरिंग है, एक का ही कंट्रीब्यूशन है और एक दोनों जने शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है। तो राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। It is defined as pair of electron forming the bond, pair of electron forming the bond are contributed by only one atom. Pair of electron forming the bond are contributed by only one atom, but shared by both the atom. It is defined as the pair of electron forming the bond are contributed by only one atom but shared by both the atom. It is called coordinate covalent bond. ये एग्जाम्पल उसके नीचे ड्रॉ करो, जैसे मैंने यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे हेडेड एरो है, और हेडेड एरो इंडिकेट द शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. So you write on this, और उसके नीचे लिखो ये कोऑर्डिनेट है और ये 3 कोवैलेंट है. ओके, ड्रॉ करो. ओके, नीचे लिखो the coordinate covalent bond is formed between coordinate covalent bond is formed between cation and coordinate covalent bond is formed between cation and neutral molecule having central atom with at least one lone pair of electron. With at least one lone pair of electrons. ओके, अब इसमें एक ट्रिक्स ख्याल में रखना है. अभी इतना सारा बार बार थोड़ी करेंगे. तो जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी कितनी है देख लेना. जितनी उसकी वैलेंसी होंगे उतने उसके पास कोवैलेंट बॉन्ड कंपलसरी, और बचे हुए जो ज्यादा के बॉन्ड होंगे वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट रहेंगे. जितनी वैलेंसी उतने कोवैलेंट बॉन्ड, और वैलेंसी से ज्यादा जो बॉन्ड बने हुए रहेंगे वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कंसीडर करना है. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे लिख दिया कि H3O पॉजिटिव. क्यों लिखा है H3O पॉजिटिव? इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला जो लिखा है ना, तो NH3 प्लस H माइनस. अगर हेडेड एरो नहीं दिखाना है तो प्लस माइनस, जिसकी गई उसका प्लस, जिसने लिया उसका माइनस. तो H2 प्लस लिखे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 100% दो. बॉन्ड बनाए 3, तो ये 3 में के 2 है कोवैलेंट और तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट.
तो आपको ये फटाफट ट्रिक्स पहचानते आनी चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने आयनिक बॉन्ड है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ये पूछते हैं। एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसमें कितने कोवैलेंट है, कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट है और कितने आयनिक बॉन्ड है, बताओ। तो ये ट्रिक्स ख्याल में रखना, मेटल नॉन मेटल के बीच में सारे आयनिक, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल मेटल के बीच में सारे कोवैलेंट, और एक्सेस बॉन्ड जो बना हुआ रहेगा वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। अगर मेटल नहीं है तो आयनिक बॉन्ड हो ही नहीं सकता। हाँ, 2 आयंस है कि नहीं वो भी चेक करना। अगर 2 आयंस है तो आयनिक बॉन्ड जरूर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको उल्लू बनाने के लिए लेता है यहां पे, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें बहुत हाई हुई इमेजिनेशन चाहिए। यहां का नाइट्रोजन सेंट्रल आइटम है। अब सेंट्रल आइटम कैसे सिलेक्ट करना वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाए, जबकि उसकी वैलेंसी सिर्फ 3 है। तो ये 5 बॉन्ड में के 3 बॉन्ड कोवैलेंट पक्के हो गए हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो गया और 1 बॉन्ड आयनिक रहता है, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें से 3 कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंसी 3 है इसलिए, और चौथा हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ में आया? तो इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इन NH4Cl देयर आर 5 बॉन्ड, आउट ऑफ देयर 5 बॉन्ड 3 आर कोवैलेंट, 1 is covalent, 1 is coordinate covalent and 1 is ionic। तो ये चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तब जाके अपन JEE, नीट, IIT लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। और एवरीवन कैन डू इट, बस राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड उसको अपने आप को स्टडी करते रहना है। और जैसे अभी भी बहुत सारे लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं करते, तो ये जो आलसपना है उसको झटक दो। बराबर 7 बजे अपना चालू होता लेक्चर, तो अपन 6:55 को वहां रेडी होना चाहिए, दैट इज द पंक्चुअलिटी। लेकिन मस्त खा रहे पी रहे मजा करे, कोई 7:10 को ज्वाइन हो रहा है, कोई 7:25 को ज्वाइन हो रहा है, कोई 20 को ज्वाइन हो रहा है। जो लिंक उड़ा दिया था आपने, तालियां बजाते बजाते क्योंकि बाद में दिखता नहीं। बहुत सारे बच्चे लिंक शेयर करते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, क्योंकि ये दुनिया कॉम्पिटिशन की है। कॉम्पिटिशन में जितना अपने पास ज्यादा रहेगा उतना बेटर है। और अपन फ्री ऑफ कॉस्ट अगले वाले को दे रहे, तो वो तुम्हारा बाप तो बन नहीं। ये प्रिकॉशन लेना है। तो ये जो जितनी भी मैं ट्रिक्स देता हूं, यू मस्ट फॉलो इट। समझ में आया? तो इस तरीके से आज अपने तीनों बॉन्ड के बारे में हो गया। कल के लेक्चर में अपन इनकी पूरी स्ट्रेंथ देखेंगे। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, किसके बीच में बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये पूरा दिमाग में फिट चाहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं।